सब कैसे हैं? आज हम कक्षा 12वीं गृह विज्ञान की इकाई 5 आ भोज्य समूह को पढ़ेंगे। पहले बच्चों, आपको मालूम होगा, आप जानते हैं भोज्य समूह क्या है। तो ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे दैनिक आहार में भोजन का समावेश होता है और जिससे हमको भोजन तत्वों की प्राप्ति होती है। हमारे आहार में सम्मिलित किए जाने वाले आहार मतलब हमारे भोजन जो हम खाना खाते हैं, हमारे आहार में सम्मिलित किए जाने वाले भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व कम या अधिक मात्रा में विद्यमान रहते हैं। हमारे भोजन में जो पोषक तत्व हैं वह कम या अधिक मात्रा में विद्यमान रहते हैं और प्रमुख रूप से भोज्य पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। जो भोज्य पदार्थ हैं उनका वर्गीकरण किया गया है, इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है वानस्पतिक भोज्य पदार्थ और दूसरा है प्राणिज भोज्य पदार्थ। अब हम देखते हैं इसके आगे भोज्य पदार्थ का वर्गीकरण। अभी हमने देखा कि भोज्य पदार्थों को दो भागों में बांटा है, पहला वानस्पतिक, दूसरा है प्राणिज। अब देखते हैं कि वानस्पतिक भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा है। इसको भी 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अनाज, फिर है द्विदल धान्य, नट्स, इसको मेवे भी बोलते हैं, शाक भाजी जो हम सब्जियां प्रतिदिन खाते हैं, फिर है फल और मसाले। इन मसालों के द्वारा भोज्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न किया जाता है। और यहाँ प्राणिज आते हैं, जो दूध जो हमको, ये क्या हुई, वनस्पति से प्राप्त होती है और ये है प्राणिज। दूध हमको गाय से प्राप्त होता है, अंडे, मांस, मछली जो प्राणियों के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं वो प्राणिज भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। अब देखते हैं कि वानस्पतिक भोज्य पदार्थ क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से भोज्य पदार्थ आते हैं। वानस्पतिक भोज्य पदार्थ में सबसे पहले आते हैं अनाज। अनाज सुन के आपके दिमाग में आया होगा बच्चों, गेहूं, चावल, दाल, यही है अनाज। तो देखते हैं, एक प्रकार के बीज है। अनाज जो है एक प्रकार के बीज होते हैं। आपने देखा गेहूं, दाल सब अलग अलग आकार के छोटे छोटे बीज होते हैं, जिनके अंतर्गत गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ आदि आदि आते हैं आपके अनाज के अंतर्गत। यह संसार में अधिकांश भाग में आहार के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें अधिक मात्रा में प्रोटीन और शर्करा प्राप्त होती है। इनमें क्या होता है, अधिक मात्रा में प्रोटीन और शर्करा भी प्राप्त होती है। ये अनाज होते हैं। अब इसमें पहला हम देखते हैं गेहूं। तो गेहूं हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है और उससे हमको क्या क्या प्राप्त होता है। गेहूं से प्रोटीन, शर्करा की प्राप्ति होती है। गेहूं से प्रोटीन, शर्करा की प्राप्ति होती है। इसके अंकुर में, जो गेहूं होता है उसके अंकुर में प्रोटीन और विटामिन ई और सी मिलते हैं। गेहूं से हमको विटामिन ई और सी मिलते हैं। गेहूं से रोटी, ब्रेड, गेहूं से रोटी, ब्रेड आदि, बिस्किट आदि अपने मन चाहे स्वाद के अनुसार हम इसको बना सकते हैं गेहूं के माध्यम
से दलिया भी बनता है, जो दलिया खास करके बुजुर्गों और बीमार लोगों के काम आता है भोजन में। और मैदे से खमीर भी बनाई जाती है, खमीर से ब्रेड बनाते हैं। किंतु जो मैदा उपयोग होता है इसमें रासायनिक विधि से मैदा बनाया जाता है और इसके कारण क्या होता है, उसमें खनिज लवण और जो विटामिन बी है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें अलग से विटामिन और खनिज लवण मिलाए जाते हैं। अब देखते हैं अपन चावल। अभी अपन ने गेहूं पढ़ा। बच्चों, ये प्रतिदिन का भोजन होता है, क्या है? रोटी, दाल, चावल, सब्जी। रोटी अभी अपन ने पढ़ा गेहूं से बनती है। अब चावल है कि विश्व की करीब आधी आबादी एवं भारत की लगभग 1/4 आबादी, विश्व की अधिकांश आबादी और भारत की लगभग 1/2 आधी आबादी, 1/4 आबादी क्या है? चावल के रूप में उपयोग करती है। चावल को आहार के रूप में भारत की 1/4 आबादी उपयोग करती है। और भारतवर्ष में बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मैसूर, महाराष्ट्र आदि राज्यों में दैनिक आहार जो प्रतिदिन खाना खाते हैं उसमें चावल को ही प्राथमिकता दी जाती है। चावल मात्र आहार के रूप में उपयोग करना लाभदायक नहीं है। इसके साथ साथ मांस, मछली, दाल, सब्जी आदि संपूरक आहार का भी उपयोग करना चाहिए। चावल अपन ऐसे तो अकेले नहीं खा सकते, चावल के साथ दाल और सब्जी के साथ खाते हैं तो सबकी क्या होती है, पोषक तत्वों की महत्वता बढ़ जाती है। और इसमें क्या होता है, पोषक तत्वों की अगर एक भोज्य पदार्थों की पाचन में रुकावट आने, अगर बच्चों चावल का ही हम दैनिक आहार में उपयोग करते हैं तो मनुष्य प्रायः शिथिल हो जाता है, सुस्त हो जाता है और कांतिहीन, आभाहीन दिखाई देने लगता है। यह तृप्तिदायक आहार है, चावल खाने से भूख जल्दी मिट जाती है, किंतु अधिक समय तक अतड़ियों में स्थान घेरे रहने से भोज्य पदार्थों के ये पाचन में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। और यही कारण है कि चावल को आहार में सम्मिलित करने से बेरी और पेलेग्रा आदि लक्षण पाए जाते हैं। कौन से? बेरी चावल को अधिक मात्रा में ग्रहण करने से बेरी और पेलाग्रा रोग पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं, अब हमने गेहूं देखा, चावल देखा, अब आगे देखते हैं ज्वार और बाजरा। ये भी अनाज का एक माध्यम अनाज कहलाता है। गेहूं की अपेक्षा ज्वार और बाजरा सस्ता होता है। गेहूं थोड़ा सा महंगा होता है, ज्वार और बाजरा सस्ता होता है। और इनसे प्रोटीन के अलावा चावल में 15% अधिक मांस तत्व मिलते हैं। चावल की अपेक्षा 15% अधिक मांस तत्व इसमें ज्वार बाजरा में मिलते हैं। और प्रोटीन के कारण ये अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रखे जा सकते। इनमें प्रोटीन तो बहुत होता है, इसलिए इन्हें ज़्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रखा जाता, क्योंकि ये जल्दी खराब होने लगते हैं। मांस तत्व के कारण खमीरीकरण शीघ्र होने से आटे में कड़वाहट भी आ जाती है और इनमें ग्लूटेन कम मात्रा में पाया जाता है। ज्वार और बाजरा में ग्लूटेन कम मात्रा में पाया जाता है।
को हम भुट्टे के रूप में भी खा सकते हैं, है ना। कार्बोज के अतिरिक्त इसमें मांड तत्व की प्राप्ति मक्का से ही होती है और मक्का पचाने में भारी होने के कारण अधिक मात्रा में प्रयुक्त नहीं किया जाता। और कैरोटीन के रूप में इसमें जीवन तत्व ए मक्का में मिलता है। जीवन तत्व जो ए है वह कैरोटीन के रूप में मक्का में हमें प्राप्त होता है। और उसके बाद है जौ। यूरोपीय देशों में इस अनाज का सबसे अधिक प्रयोग होता है। यूरोपीय देश में जौ का सबसे अधिक प्रयोग होता है क्योंकि इसमें ग्लूटोन की कमी के कारण इससे रोटी, ब्रेड और केक बनाना आसान नहीं होता है, इससे कठिन होता है। अतः गेहूं के आटे का मिश्रण का उपयोग करके वस्तुएं बनाई जाती हैं। अगर इन चीज़ों का रोटी, ब्रेड और केक का निर्माण करना है तो जौ में गेहूं का आटा मिलाकर उपयोग में किया जाता है। जौ को उबालकर भी दलिया के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब है दालें। इस श्रेणी के अनाज में सभी प्रकार की दालों का समावेश किया जाता है, जिसमें मटर, अरहर, चना, मसूर, मूंग, उड़द, सोयाबीन आदि। ये सब क्या है? ये सब दालों के प्रकार हैं और दालों के अंतर्गत आते हैं। और दालों से सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम साधन है दालें, जो हमको प्रोटीन की प्राप्ति का उत्तम साधन है। दाल की बनावट में अंकुर, मध्य भाग छिलके। दालों के अंकुर में जीवन तत्व सी और बाढ़ कारक तत्व रहते हैं। बाढ़ कारक मतलब जो अगर बच्चे हैं वो अपनी उम्र के हिसाब से उनकी जो शारीरिक और मानसिक वृद्धि होती है उसमें प्रोटीन बहुत सहायक होता है। तो जो ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है? दालों से प्राप्त होता है, जो विटामिन सी के रूप में दालों में पाया जाता है। मध्य भाग में ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन जैसे उत्कृष्ट तत्व पाए जाते हैं और दालों के छिलकों में भी वायुमंडल से शोषित नाइट्रोजन तत्व की बहुलता रहती है। अब आता है नट्स, मेवे। बच्चों बताओ मेवों के नाम क्या क्या है? सबको पता होंगे। काजू, किशमिश, बादाम, मखाने, ये सब क्या है? ये मेवे के अंतर्गत आते हैं। खाद्य पदार्थों में नट्स का अभिप्राय उन कड़े बीजों से है जो कठोर आवरणों में सुरक्षित रहते हैं। आहार में वसा की प्राप्ति के साधन अधिकांश रूप से नट्स सुरक्षित रहते हैं, जिनमें आता है नारियल, मूंगफली, पिस्ता, काजू, बादाम, अखरोट, मखाने, सिंघाड़े आदि। ये सब नट्स या मेवे के अंतर्गत आते हैं और इनके द्वारा हमारे शरीर में वसा की प्राप्ति होती है और इनके कुछ भाग से हमको खनिज लवण भी प्राप्त होते हैं। अब आता है आगे शाक भाजी। इसको अपन सब्जियां भी बोल सकते हैं। सब्जी, शाक भाजी, सब्जियां, ये इनको भी कुछ 4-5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है पत्ते वाली सब्जियां। कौन सी? पत्ते वाली सब्जियां। इसमें आते हैं पत्ते वाली सब्जियों में मेथी, पालक, लाल भाजी, बथुआ,
सब्जियां हैं इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें पत्ता गोभी, सौंफ भी आता है और इनमें लौह, लवण और सेल्यूलोज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें लौह तत्व की बहुत अधिकता रहती है हरी पत्तेदार सब्जियों में। फिर दूसरा आता है फल वाली सब्जियां। जैसे फल वाली सब्जियां कौन सी हो गई? टमाटर, टिंडे, जो हमको फलों के रूप में प्राप्त होते हैं। टमाटर, टिंडे, कुम्हड़ा, लौकी, गिलकी, तोरई, परवल, शिमला मिर्च आदि जो सब्जियां हैं इनमें क्या होता है? 60% इनमें 60% जलीय अंश होता है। ये सब्जियों में जो है 60% जल का अंश होता है और इनके द्वारा हमारे शरीर को विटामिन ए प्राप्त होता है। फिर आता है फूल वाली भाजी। इसके बाद है फूल वाली भाजी। इसमें है गोभी, कचनार, सहजन। फूल वाली भाजी में आ गया गोभी, कचनार, सहजन आदि जो सब्जियां हैं यह फूल वाली सब्जियों के अंतर्गत आते हैं और इनमें भी जीवन तत्व ए अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। अब आती है कंद वाली सब्जियां। कंद वाली सब्जियां कंद जो जमीन के अंदर होता है, ऊपर तो ये टमाटर, भिंडी, लौकी, पालक। कंद वाली सब्जियां वो होती जो जमीन के अंदर होती, जैसे आलू, गाजर, मट है ना, ये सब्जियां हो गई कंद वाली। इसमें आती है आलू, अरबी। सब्जियों में बच्चों आ गया आलू, गाजर, चुकंदर, शलजम। ये जो सब्जियां हैं ये कंद वाली सब्जियां होती हैं और इनमें भी प्रोटीन और शर्करा भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद है फलियां। तो फलियां में सबसे पहले आ गई मटर। मटर भी हमको फलियों के रूप में ही प्राप्त होता है और मटर, सेम, इसके अंतर्गत आती हैं मटर, सेम, बालोर, फ्रेंच बीन, चतुरफली, लोबिया आदि जो हैं फलियों के सूखने पर हमको दाल के रूप में भी प्राप्त हो जाती हैं, जो हमको सब्जियों के रूप में भी प्राप्त होती हैं और फलियों के रूप में भी प्राप्त होती हैं। इनमें भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में रहता है और इनमें जो है सेल्यूलोज बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। प्रोटीन तो प्राप्त होता है, उसके साथ ही साथ सेल्यूलोज भी हमको प्राप्त होता है। अब आता है इसमें छठवां है कुकुरमुत्ता, जिसको मशरूम भी बोलते हैं। यह फल फूल वाली या कंद वाली सब्जी नहीं है। यह कवक जाति का, यह फल फूल या फली वाली कोई सब्जी नहीं है। यह कवक जाति का होता है और इसे फफूंदी भी कहते हैं। यह कवक जाति का होता है जिसे फफूंदी भी कहते हैं। आजकल इसका उत्पादन बहुत हो रहा है। इसका ऊपर का गोल घुंडी नुमा भाग उच्च वर्ग के परिवारों, होटलों में सब्जी के रूप में प्रयुक्त होता है और यह प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। कुकुरमुत्ता या मशरूम में जो है बच्चों प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, पर मशरूम जो है थोड़ा सा महंगा पड़ता है, जो प्राय सभी के लिए इसको भोज्य पदार्थों में शामिल करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब देखते हैं
शाक भाजी या सब्जियों का आहार में क्या महत्व है? तो सबसे पहला है खनिज लवण जैसे उपयोगी तत्व की प्राप्ति का साधन। इनके द्वारा हमको बहुत खनिज लवणों की और जो भोजन तत्व है ए बी सी, इनकी प्राप्ति का ये उचित और साधन है। फिर है दूसरा, रेशेदार होने से कब्ज दूर करने में सहायक होते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, बदहजमी, खाना हजम नहीं होता, ये रेशेदार सब्जियों से उनको ये परेशानियां खत्म होती, क्योंकि जो रेशे हैं उनके द्वारा हमारी आंखों की सफाई बहुत आसानी से हो जाती है। इसलिए जूस के स्थान पर अगर आप फल खाएं या हरी सब्जियां खाएं तो उससे हमारे शरीर में रेशे पहुंचते हैं और हमारी आंखों की सफाई करते हैं, जिससे कब्ज दूर होता है। फिर है प्रोटीन पूर्ति में सहायक होते हैं, क्योंकि सब्जियां हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मशरूम्स हैं, इनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि हमको प्रोटीन मिलता है। इससे जो शाक और भाजी है इनमें महत्वपूर्ण जीवन तत्व ए बी सी मिलते हैं, जिससे शरीर की रक्षा होती है। ये जो है हमारे शरीर की रक्षा में भी बहुत सहायक होते हैं। और इनके द्वारा दांतों का व्यायाम भी होता है। क्यों दांतों का व्यायाम होता है? क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको हम चबाकर खाते हैं, समय ज़्यादा लगता है, उनसे हमारे दांतों का भी व्यायाम हो जाता है। और इनसे लाभ प्राप्त करने के लिए दैनिक जो हमारा भोजन है, आहार में है, हमको इन सबको उनमें शामिल करना चाहिए, जिससे कि हमें इन्हें स्वस्थ शरीर प्राप्त हो, और जो है हमारा शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है। बच्चों, इन सबको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा और सुना, इसके लिए धन्यवाद। पर आप इसको अपनी